हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास की भूगोल का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो इसमें से जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन हम 7वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो लेसन शुरू करते हैं। ये जो पहला पेज दिया गया है, इसको आप पढ़िए। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें दो बच्चों की कहानी दी गई है, एक माम्बा और एक पीटर। तो माम्बा और वहाँ पर उसके पिताजी बहुत मेहनत करके खेती करते हैं और दो ही फसलें उगा पाते हैं, मक्का और सेम। और जैसा कि आप जानते ही हैं, चट्टानी इलाका जो होता है, पथरीली ज़मीन होती है और पत्थर वाली जो ज़मीन होती है वो पानी को नहीं सोखती और पानी की कमी के कारण खेती भी अच्छी नहीं होती और उनको पीने के लिए भी पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ता है। दूसरा बच्चा जो पीटर है, वो एक अच्छी जगह पे रहता है, न्यूजीलैंड की जगह है वो। वहाँ घास का मैदान है, वहाँ पत्थर वाली ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे उनकी खेती बहुत अच्छी होती है। उसके पिताजी वैज्ञानिक विधि से खेती करते हैं और नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, कि जैसे ट्रैक्टर आदि, फसल काटने के लिए मशीन आदि का प्रयोग करते हैं। तो उनकी फसल बहुत अच्छी होती है और ज़्यादा हो जाती है, जिनसे उनका जीवन का गुजारा अच्छे ढंग से हो जाता है। तो हमने इन दो परिवारों में बहुत ज़्यादा अंतर देखा। एक का जीवन ऐसा है कि पूरा साल बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनका गुजारा अच्छा नहीं होता। और दूसरा परिवार ऐसा है कि जो कम मेहनत करके भी अच्छा जीवन जी रही है। तो उनके जीवन में ये अंतर क्यों आया? उनकी भूमि के अंतर के कारण, कि जब भूमि में अंतर आता है तो जीवन में भी अंतर आ जाता है। क्योंकि कहीं की मिट्टी अच्छी उपजाऊ होती है, कहीं की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, कहीं की मिट्टी में पत्थर होते हैं। तो इन सभी बातों के कारण ये अंतर आ जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि सभी स्थानों पे भूमि एक जैसी नहीं होती। और हम ये भी जानते हैं कि सारी भूमि रहने के योग्य नहीं है। एक तो पृथ्वी का 70% हिस्सा जल से ढका हुआ है, दूसरा जो 30% हिस्सा बचा है उसमें भी कहीं गंदे नाले हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं चट्टानें हैं, कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है। तो वो सारी ज़मीन भी रहने के योग्य नहीं है। उस 30% में से भी केवल 1% हिस्सा ही रहने के योग्य है, जहाँ पर घनी आबादी पाई जाती है। तो भूमि का उपयोग तो हम जानते ही हैं कि कृषि में भी होता है, सड़क बनाने में होता है, कारखाने बनाने में होता है। तो इसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। तो जब हम भूमि का उपयोग करते हैं, अनेक बातों को ध्यान में रखते हैं। उस भूमि की आकृति कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, उस भूमि में खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं, वहाँ जल की उपलब्धता कैसी है। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वहीं पे आबादी का बसाव होता है। भूमि स्वामित्व के आधार पर दो तरह की होती है, एक निजी भूमि और एक सामुदायिक भूमि। निजी भूमि जो किसी अकेले व्यक्ति की होती है और सामुदायिक भूमि कुछ लोगों को मिलकर खरीदी हुई होती है। जो सामुदायिक भूमि होती है उसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पृथ्वी तो सीमित है या भूमि तो सीमित है। भूमि को तो घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर हम भूमि का इसी तरह उपयोग करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा खोदते रहे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि रहने के योग्य नहीं बचेगी, क्योंकि केवल 1% हिस्सा ही रहने के योग्य है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें भूमि का संरक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भूमि नहीं मिल पाएगी। इसका संरक्षण करने के लिए सबसे मुख्य तरीका यही है कि इसका निम्नीकरण होने से हम बचाएं। तो निम्नीकरण कैसे होता है? वनों को काटने से, पेड़ों को काटने से निम्नीकरण होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करके भी भूमि का निम्नीकरण होता है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो भूमि का संरक्षण हो जाएगा। अब हम देखते हैं मृदा क्या होती है। जो पृथ्वी के ऊपर की जो दानेदार कण वाली परत होती है, इसे मृदा कहते हैं। मृदा कैसे बनती है? चट्टानों के टूटने से बनती है और जैव पदार्थों के, जब जैव पदार्थ अर्थात जो पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं, काफ़ी समय तक ज़मीन में पड़े रहते हैं, तो वो मिट्टी बन जाते हैं और उनमें
चट्टानों का टूटा हुआ रेत भी मिक्स हो जाता है। तो ये सब मिक्स होकर के मिट्टी बन जाता है। तो ये कुछ मृदा को प्रभावित करने वाले बातें दी गई हैं, इन सबको पढ़ लेना। मृदा कई प्रकार की होती है, जैसे जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदा। इन सभी मृदाओं के अपने अपने गुण हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इन मृदाओं में अलग अलग फसलें उगा सकते हैं। सभी मृदाओं में एक ही फसल नहीं उगा सकते। किसी मृदा में कोई मृदा काली होती है, कोई लाल होती है, तो इनके गुण और क्वालिटी भी अलग अलग हो जाते हैं। तो हम मृदा के निम्नीकरण को बचाने की बात करेंगे, इसके संरक्षण की बात करेंगे कि इसका संरक्षण कैसे हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ताकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और मिट्टी को सरकने नहीं देती। तो ऐसा करके भी हम मृदा का निम्नीकरण बचा सकते हैं। दूसरा, कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें हम खेती में, तो इससे भी मिट्टी का निम्नीकरण होने से बच जाएगा। तो हम और कुछ तरीकों की बात करते हैं जो पहाड़ों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से एक है मल्च बनाना। तो इसमें क्या करते हैं, दो पौधों के बीच की जो ज़मीन होती है उसे परवाल से ढक दिया जाता है। जब मिट्टी को किसी चीज़ से ढक देते हैं तो उस मिट्टी में ज़्यादा समय तक नमी बनी रहती है, अर्थात वो मिट्टी गीली रहती है और गीली मिट्टी हवा आदि में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। दूसरा, जैसे ये चित्र भी मैंने दिखाया है, वेदिका फार्म है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये एक पहाड़ जैसा क्षेत्र है। वैसे भी ये सारे तरीके जो है पहाड़ों पर यूज किए जाते हैं। तो ये जो पहाड़ जैसा क्षेत्र है, इसमें सीढ़ियाँ सी बना देते हैं एक तरफ जहाँ खेती करनी होती है। तो उन सीढ़ियों के ऊपर मिट्टी तो होती ही है, तो उन सीढ़ियों के ऊपर खेती की जाती है। तो इसे वेदिका फार्म कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब पहाड़ की चोटी से वर्षा का पानी गिरेगा तो इन सीढ़ियों पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी जैसे जैसे पानी नीचे आएगा। लेकिन अगर पहाड़ की तिरछी ढाल होती है तो जब ऊपर से पानी गिरेगा तो एकदम स्पीड से नीचे आएगा और वो मिट्टी का कटाव करेगा। तो इस तरह वेदिका फार्म से भी हम निम्नीकरण को बचा सकते हैं। समोच्च रेखा जुताई, इसका चित्र देखिए। चित्र देख के आप समझ जाएंगे कि एक लंबी पट्टी बाज़ार से मिल सकती है। ये एक प्लास्टिक की पट्टी होती है बहुत लंबी। तो इसे खेत में समांतर रेखाओं में बिछा देते हैं। थोड़ी मिट्टी की एक लाइन होती है, फिर उसकी पट्टी की लाइन होती है। तो ये भी उस परवाल की तरह बिछा दी जाती है। तो इसके नीचे भी नमी बनी रहती है ज़्यादा समय तक और मिट्टी का निम्नीकरण होने से बच जाता है। और ये वाली खेती भी पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। अब हम बात करेंगे रक्षक मेखला की। इसमें क्या करते हैं कि जो तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश होते हैं वहाँ पर एक लंबी लाइन में पेड़ों को उगा दिया जाता है। तो ये पेड़ों की जो जड़ें हैं तो अपने दोनों तरफ की, दाएं बाएं तरफ की मिट्टी को जड़ों से जकड़ के रखती हैं। तो इस तरह से भी मिट्टी का कटाव बच जाता है। अगला है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। इसमें पहाड़ के पास नीचे किनारे के तो एक तालाब जैसा खड्डा कर दिया जाता है जिसमें वर्षा आदि का पानी इकट्ठा होता रहता है। और जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है तो समय आने पर आसपास के इलाकों में सिंचाई में काम आ जाता है। आगे ये दो चित्र दिए गए हैं जिसमें दो ट्रे दिखाई गई हैं। तो दोनों में मिट्टी है, एक में पौधे उग गए हैं, दूसरी में पौधे नहीं उगे। तो जब जिसमें पौधे नहीं उगे तो जब उसमें पानी डाला जाता है एक कोने से, हमें ये भी देख लेना चाहिए कि दोनों ट्रे के एक कोने पे छेद है। तो जब दूसरे कोने से पानी डालते हैं पहले वाली ट्रे में तो मिट्टी को साथ लेके पानी बाहर निकलता है। पानी के साथ मिट्टी का कटाव हो रहा है। और जिस ट्रे में पौधे उगे हुए हैं उसमें जब दूसरे कोने से पानी डालते हैं तो छेद में से सिर्फ पानी निकल रहा है, मिट्टी नहीं निकल रही है। तो इससे ये समझ आ जाता है कि पौधे लगाने से मिट्टी का कटाव नहीं होता है, उसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। अगला है चट्टानी बांध। तो चट्टानी बांध जैसा नाम से ही सीधा है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख के एक बांध बना दिया जाता है। इससे भी हम किसी इलाके का निम्नीकरण होने से बचा सकते हैं। उससे आगे है बीज की फसल उगाना, कि खेत में हमेशा बदल बदल कर फसल उगानी चाहिए।
हमेशा एक ही फसल नहीं उगानी चाहिए, उससे मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। आगे हम बात करेंगे जल की। वैसे पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके ऊपर 70% जल है, लेकिन वो 70% जल सारा ही पीने के योग्य नहीं है। उसका 70% जल का जो है केवल 2.7% हिस्सा ही पीने के योग्य है, और जो बाकी का 70% हिस्सा बचता है वो लवणीय जल है। वो ना सिंचाई के काम आ सकता है और ना ही पीने के योग्य काम आ सकता है। और जो बाकी का 2.7 हिस्सा बचता है उसका भी काफ़ी हिस्सा कहीं पर बर्फ़ के रूप में है, तो कहीं गंदे नाले के उसमें नाले में मतलब नालियों का गंद मिक्स हो जाता है तो गंदा नाला बन जाता है। पीने के योग्य पानी जो नदियों और झीलों का ही होता है, लेकिन जैसे कारखानों का गंदा कचरा होता है वो नदियों में मिक्स हो जाता है। तो इस तरह 2.7% में से भी काफ़ी पानी गंदा हो जाता है जो पीने के योग्य नहीं रहता। तो जल चक्र को तो हम जानते ही है कि महासागरों, नदियों, झीलों का पानी सूर्य की धूप में वाष्प बनकर उड़ जाता है, ऊपर जाकर बादल बन जाता है, और जब उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वर्षा बन के बरसने लगता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि वर्षा के रूप में वो पानी दोबारा से नीचे ज़मीन पर आ जाता है। तो इसे हम जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र से हम ये तो समझ जाते हैं कि पानी सदैव बना रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जो पानी गंदे नाले में चला जाता है बारिश में या महासागरों में चला जाता है तो वो पीने के योग्य नहीं रहता है। और दूसरी तरफ जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और पानी की मात्रा तो उतनी ही है। ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं ये सभी सीमित हैं, इनको ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। चाहे मृदा है, चाहे भूमि है, चाहे पानी है, तो इनकी मात्रा जैसी थी वैसी ही है। पानी भी आज जितना है इतना ही पानी 1000 साल पहले था, और आने वाले 1000 साल के बाद भी इतना ही पानी रहेगा। तो इसे ना हम घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर पानी का इसी तरह दुरुपयोग होता रहा तो ये भी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो इसका भी संरक्षण करना अति अनिवार्य है। दुनिया में कई देश तो ऐसे हैं जहां पीने के लिए पानी ही नहीं है और उन्हें पीने के लिए पानी मोल खरीदना पड़ता है। ऐसे ही कुछ देशों के नाम हैं। अधिकांश अफ्रीका, मतलब ज़्यादातर अफ्रीका का हिस्सा ऐसा ही है। पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, तो और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पानी ही नहीं है। तो वो पानी नहीं होगा तो मानव जीवन भी नहीं होगा। तो पानी का संरक्षण करने के लिए सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि हमें पानी उतना यूज़ करना चाहिए जितना हमें ज़रूरत हो। और जब खेतों की सिंचाई करते हैं तो स्प्रिंकल विधि से करनी चाहिए। उसमें पानी कम प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि वो एक वर्षा के रूप में पूरे खेत में फैल जाता है। तो आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे, बाकी का लेसन हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और लेसन अच्छी तरह से समझ आ जाता है तो प्लीज़ आप बताएं और वीडियो लगातार देखते रहें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आगे वाली वीडियो यूं ही लगातार मिलती रहे और आप देखते रहें। धन्यवाद।